हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक जेपीएससी पीएससी में स्वागत है। और मैं हूं प्रेम और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं माझी शासन व्यवस्था के ऊपर एक कॉम्पैक्ट बट डिटेल में डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन के साथ एक लेक्चर क्लास। और बताते चलूं कि 10 के दम पे मोस्ट एक्सपेक्टेड 10 MCQ से पहले मैं ये लेक्चर क्लास देता हूँ ताकि आपको एक मजबूत बेस मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसे कि आपको पता है, संताल झारखंड के प्रमुख आदिवासियों में से एक है। वैसे तो झारखंड के विभिन्न भागों में हैं, लेकिन अधिकतर संतालों का निवास स्थान संथाल परगना है। नवीनतम जनगणना के अनुसार संथाल की जनसंख्या 24 से 26 लाख के अंदर है, जो कि झारखंड के आदिवासियों में सबसे ज़्यादा है। इसीलिए आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि संथाल लोगों के जो सांस्कृतिक और सामाजिक, इसके साथ ही उनके जो शासन व्यवस्था है, उनको आप अच्छी तरह से पढ़ें ताकि आपको श्योरली जो क्वेश्चंस आते हैं जेपीएससी प्रीलिम्स में उसका सही से मूल्यांकन करके उसका आंसर दें। ओके, तो इसका सबसे पहले पृष्ठभूमि देखते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि सबसे पहले ये संताल जनजाति चाय चंपा या छई चंपा बोल के एक जगह जो हजारीबाग में है वहाँ पर बसा करते थे। और अगर देखा जाए तो 1700 BC से 1300 BC तक वो वहाँ पर फले फूले और अच्छी तरह अपने सांस्कृतिक और सामाजिक और ऊंचाई को पहुँचाए। इस युग को वो स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं या बोलते हैं, जो कि उनके भाषा में शोशनिक युग कहा जाता है। और इसका बहुत ही अच्छा एक उदाहरण भी है। आपको पता ही है, लाल हेम्ब्रम जो थे वो प्रमुख नेता थे और उन्होंने सफाहोड़ विद्रोह को लीड किया था। उनका ये मोटिव था कि संताल परंपराओं में जो बुराई आई थी उनको दूर करना है और पुरानी स्वर्ण युग को वापस बुलाना है। तो इसी से हमको पता चलता है कि उनके द्वारा जो इतिहास बनाया गया था, जो भी स्वर्णकाल युग चला था, उसको लाने के लिए वो कितने तत्पर थे। और इसके साथ ही साथ बताते चलूँ कि 1340 मोहम्मद बिन तुगलक का जब दौर चल रहा था, तो उनके सेनापति मालिक बया जो कि बीघा के किला को जीता, जो हजारीबाग में है, और बहुत ही अत्याचार करने के वजह से यहाँ के जो संताल प्रजाति के लोग जो थे चाय चंपा छोड़ के बंगाल चले गए। अभी का जो पुरुलिया क्षेत्र है वहाँ पर भी आपको संताली ट्राइब के लोग बहुत मात्रा में देखने को मिलेंगे। इससे हमें पता चलता है कि उनकी इतिहास में किस तरह एक जगह से दूसरे जगह भटकना पड़ा था। उसके बाद बोला जाता है वो वेस्ट बंगाल से सीधे संताल परगना क्षेत्र में पहुँचे और वहाँ पहुँच वो वहाँ के जो माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया के ट्राइब्स थे उनके साथ उनका संपर्क हुआ। लेकिन वहाँ पर उनको भी चैन ना मिला, क्योंकि वहाँ माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया ये लोग भी उनका विरोध करने लगे। 100 साल तक संताल ऐसे ही उठापटक परिस्थितियों में अपने आप को ढालने के साथ साथ ही वो वहाँ के जीने की तरीके सीख गए और धीरे धीरे संताल परगना क्षेत्र में फैलने लगे। तब तक ब्रिटिश लोगों का आगमन झारखंड में हो चुका था। कहा जाता है 1765 ईस्वी में जब अंग्रेजों ने प्रवेश किया तो एक साथ संताल ट्राइब, माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया, ये तीनों ट्राइब मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अंग्रेजों के द्वारा इन पहाड़िया जनजाति को काबू करने में विफल होने पर वो एक कूटनीतिक संताल और पहाड़िया के बीच संघर्ष एवं मतभेद पैदा करना चाहते थे, जिसका बदौलत वो 1832 से 33 में राजमहल, पाकुड़, गोड्डा व दुमका के 1556 वर्ग इलाके को दामिनी कोह क्षेत्र घोषित कर दिया, जहां केवल पहाड़ियों की राजा हुआ करते थे। क्षेत्र की सीमांकन कर दामिनी कोह क्षेत्र को स्थापना की गई। इस भूभाग को पहाड़िया जनजाति को आवंटित किया गया और उसके गोद में फला फूला भूभाग संताल के बसाव के लिए आरक्षित कर दिए गए। दामिनी कोह ये जगह वर्तमान में झारखंड के साहेबगंज में पड़ता है, जो पाकुड़ गोड्डा जिला के बीचों बीच है। दामिनी कोह भागलपुर से राजमहल तक का वन क्षेत्र था। ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिनी कोह का निर्माण संताल समुदाय को बसाने के लिए किया गया था। जब ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को अपने बस में करके स्थायी कृषि के लिए एक स्थान पर बसाने में असफल रहे, तो उनका ध्यान संताली की ओर गया और पहाड़िया लोग जंगल काटने के लिए हल को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे और अब भी उपद्रवी व्यवहार कर रहे थे। जबकि इसके विपरीत संताल आदर्श बसिंदे प्रतीत हुए, क्योंकि उन्हें जंगलों का सफाया करने में कोई हिचक नहीं थी और वे भूमि को पूरी ताकत लगाकर जोतते थे। संथालों को जमीनें देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया गया और 1832 तक जमीन की एक काफ़ी बड़े इलाकों को दामिनी कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया। इसे संतालों की भूमि घोषित कर दिया गया। इन्हें इस इलाके के भीतर रहना था
हल चलाकर खेती करनी थी और स्थायी किसान बनना था। संतालों को दी जाने वाली भूमि के अनुदान पत्र में यह भी शर्त थी, उनके दी गई भूमि के कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना था। इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करके उनका नक्शा तैयार किया गया। इसके चारों ओर खंभे गाड़कर इसकी परिसीमा निर्धारित कर दी गई और इसे मैदानी इलाके के स्थायी कृषकों की दुनिया से और पहाड़ियाँ लोगों के पहाड़ियों से अलग कर दिया गया। तो दोस्तों, इसी तरह वो फूट डालो और शासन करो नीति में सफल प्राय दिखने लगे अंग्रेज लोग। और इसी के तहत दामिनी कोह के सीमांकन के बाद संतालों की बस्तियां बड़ी तेज़ी से बढ़ी। संतालों के गांवों की संख्या अगर आंकड़े में देखा जाए तो 1838 में 40 थी, जो कि तेज़ी से बढ़ते हुए 1851 तक 1473 तक पहुंच गई थी। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह वो अपने समुदाय को बढ़ाया। इसी अवधि में संतालों की जनसंख्या को केवल 30,000 थी, बढ़कर 82,000 से भी अधिक हो। जितने लोग आए उतने जंगल को साफ किया गया, खेती का विस्तार होने लगा। और जैसे कि उनके कूटनीति का सही मूल्यांकन करें तो यहाँ पर देखा जाए कि उनको खेती कराने का मतलब यही था कि उनसे वो अपना राजस्व राशि में वृद्धि करें, और हुआ भी वही। जितने खेत नए बने उतने ही ज़्यादा राजस्व उनसे ऐंठा गया। तो इसी तरह अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। तो इसी तरह हम देखें दोस्तों, शासन व्यवस्था आने से पहले उनका सफ़र कैसा था। और अभी सीधे हम शासन व्यवस्था की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे आपके जेपीएससी प्रीलिम्स के ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ा आराम से और अच्छे से समझने के लिए कोशिश कीजिए। दोस्तों, मेरे तरफ से एक सजेस्ट है कि आप कभी भी कोई भी टॉपिक को बनाते हैं अपने नोट्स में, तो उससे पहले उसके ऊपर आप अपना डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दिखाएं। और मैं जैसे यहाँ पर शासन व्यवस्था के ऊपर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हूँ, तो हो सके तो आप उसको अपने हिसाब से नोट बना के अपने फाइल टाइप का बना के उसके ऊपर चिपका दें, ताकि आपको कभी भी अगर वही टॉपिक के ऊपर रिवाइज करना हो तो आपको आसानी से वो याद हो जाए। नेक्स्ट दोस्तों, देखते हैं इनके शासन व्यवस्था के ऊपर। और दोस्तों, मेरे द्वारा ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है। और देखिए यहाँ पे मैंने किस तरीके से हर एक माझी परगना शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण संगठनों से संबंधित तथ्यों को रिप्रेजेंट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आप थोड़ा इसको अच्छे से समझने के लिए कोशिश करेगा। और देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले भी बोला हूँ, बहुत सारे ट्राइब्स के लोगों का। और दोस्तों, माझी परगना शासन व्यवस्था को अगर आप देखें तो हियरार्कीली ये 4 अलग अलग लेवल में बटा हुआ है। और हम महत्वपूर्ण पदों संगठनों को धीरे से आराम से इसको समझने के लिए कोशिश करेंगे। और सबसे छोटा जो यूनिट होता है इसका, जहाँ से इस शासन व्यवस्था का शुरुआत होता है, वो होता है गांव। और आपको जैसे पता है, इससे पहले भी मैं अच्छे से डिटेलिंग किया हूँ। तो एक गांव में ज़रूर यहाँ के संथाली लोग का एक गांव होगा, समूह होगा, जहाँ पर बहुत सारे फैमिली होंगे। और इतने फैमिली के जो प्रधान होगा उसको हम यहाँ पर माझी बोलेंगे। ठीक है, सबसे टॉप में देखिए ये माझी। और इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव की एक पंचायत होती है जिसका प्रधान माझी कहलाता है। ये गांव की शासन व्यवस्था के संचालन हेतु प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है। माझी को सफलतापूर्वक शासन संचालित करने हेतु विभिन्न प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ये ग्राम पंचायत के माध्यम से जमीन जायदाद, तलाक, वापसी झगड़े आदि समस्याओं को समाधान करता है। माझी हत्या जैसे गंभीर अपराध को छोड़कर गांव के लगभग सभी मामलों का निपटारा करता है। हत्या के मामले में सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, नीचे क्रमशः जोग माझी आते हैं और प्राणिक आते हैं। ठीक है, प्राणिक जो होते हैं वो सेक्रेटरी होते हैं और जोग माझी जो होते हैं वाइस सेक्रेटरी। या मान के चलिए, माझी जब नहीं होंगे तो प्राणिक काम उनका तुलाते हैं और उनको हेल्प करने के लिए जोग माझी रहते हैं। वैसे ही प्राणिक के नीचे भी हरकारा करके एक पोस्ट होता है जो प्राणिक के सेक्रेटरी के तौर पर काम किया जाता है। तो इस तरह देखिए किस तरह बहुत ही अच्छे और व्यवस्थित ढंग से उन्होंने शासन व्यवस्था का निर्माण किया। और हाँ, और एक इम्पोर्टेंट दोस्तों ये बताते चलूँ कि उनका जो ये शासन व्यवस्था है वो किसके शासन व्यवस्था को फॉलो करते हैं। ये इम्पोर्टेंट बहुत बार पूछा गया जेपीएससी में। तो उसका सही आंसर है सौरिया पहाड़िया, जो कि संथाल परगना के ही एक विशिष्ट ट्राइब के लोग हैं। ओके, चलिए जोग माझी के जो कार्य हैं उसको डिस्कस करते हैं।
जोग माझी जो है शासन संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए माझी की सहायता करने हेतु एक सहायक होता है, जिसे जोग माझी कहा जाता है। ये जन्म तथा विवाह संबंधी मामलों पर महत्वपूर्ण सलाह देने का कार्य करते हैं। साथ ही ये विवाह संबंधी मामलों को सुलझाता भी है। और जोग माझी समाज के लोगों पर उनके आचरण पर निगाह रखता है। नेक्स्ट दोस्तों, जोग प्राणिक जो होते हैं ये जोग माझी के अनुपस्थिति से दायित्व को संचालन करता है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, गोड़ेत या गोड़ाइत जो है उसके नीचे एक पोस्ट है जो कि गांव में संदेश वाहक के रूप में काम करते हैं, जो ग्राम सभा, अवसर या उत्सव की सूचना ग्रामीणों को देते हैं। साथ ही उन्हें एक स्थान पर एकत्रित करता है तथा माझी की आज्ञा का पालन करता है एवं करवाता है। यह माझी के सचिव के रूप में भी काम करते हैं। और दोस्तों, इसका बाद वाला जो पोस्ट है देखिए, उसको बोला जाता है भागदे प्रजा, जो कि बोला जाता है गांव के ही जो बुजुर्ग या बड़े वरिष्ठ लोगों का एक एडवाइजरी या बोला जाए तो विचार विमर्श और झगड़ों को निपटारे के लिए इनका काम रहता है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, लाशेर टंगाई। ये गांव के प्रहरी के भांति कार्य करता है, जो बाहरी आक्रमण से गांव की सुरक्षा करता है। गांव के हट्टे कट्टे पुरुष इसमें शामिल रहते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं दोस्तों, और एक बहुत महत्वपूर्ण जो पद है वो है नायके, गांव का धार्मिक प्रधान जिसे कहा जाता है। धार्मिक अपराधों पर फैसला नायके द्वारा ही लिया जाता है और उनको सहायता करने के लिए उनके सहयोगी कुदाम नायके रहते हैं। ये उप नायके की भांति काम करता है। एक गांव से बाहर देवी देवताओं की पूजा पाठ संपन्न कराता है। और एक पद के बारे में दोस्तों चर्चा करते हैं, वो छोटा ही सही लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, वो है चौकीदार का। यह पुलिस के भांति कार्य करता है और ये माझी के आदेश अनुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है। और इसी तरह दोस्तों हम एक ओवरव्यू गांव के जो शासन व्यवस्था है संताल लोगों का वो हमने देखे, और साथ ही साथ हम इसके गांव के स्ट्रक्चर के बारे में अभी देखेंगे, जो 4 स्तरीय रहता है और कौन से स्तर में कौन कौन से गांव के समूह को क्या कहा जाता है, कितने गांव रहते हैं, ये हम नेक्स्ट डायग्राम में पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे निचले स्तर का हमने विलेज लेवल में डिस्कस किया। वहाँ जो प्रधान होते हैं उनको माझी बोला जाता है, और वैसे ही 5 से 8 विलेज को मिला के या गाँव को मिला के देश बोला जाता है, और उसके जो प्रमुख होते हैं वो देश माझी बोले जाते हैं। देश माझी को मोड़े माझी भी बोला जाता है। ये परगनेत का सहायक होता है, जो कि 5-8 गाँव का प्रधान होता है। इस प्रकार एक परगनेत के 1 से अधिक सहायक होते हैं। जो मामला माझी द्वारा नहीं सुलझ पाता है उसे देश माझी को भेज दिया जाता है, तथा देश माझी के पंचायत में अनसुलझे मामलों को परगनेत को स्थानांतरित कर दिया जाता है। उसके ऊपर दोस्तों आता है 15 से 20 देश ऐसे मिलके एक परगना बनाता है। जो परगना के प्रमुख होते हैं उनको परगनात बोला जाता है, और परगनात के जिम्मे अनेक कार्य होते हैं, जैसे कि विभिन्न गांव के बीच के विवादों का निपटारा परगना में किया जाता है। देश माझी या माझी जिस मामले को सुलझा नहीं पाता उसे परगनेत के पास भेजा जाता है, और परगनेत को बीटलाहा करने का भी अधिकार होता है। तो दोस्तों, बीटलाहा के बारे में भी आगे संक्षेप में और अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे। और उसके ऊपर दोस्तों देखिए, बहुत सारे परगनाओं को मिला के दिसुम परगना कहा जाता है, और इसके जो प्रधान होते हैं दिसुम परगनायत होते हैं। ये जो दिसुम परगना होता है ये परगनेत से उच्च स्तर पर अवस्थित होता है। जिन मामलों का निवारण परगनेत की सभा में नहीं होती है उसे दिसुम परगनेत को हस्तांतरित कर दिया जाता है। यह सभी क्षेत्रों में नहीं हो पाता है। तो इसी तरह दोस्तों हम एक हिरार्की के अनुसार देखें तो ये बहुत ही अच्छी तरह से और सुसंगठित तरीके से एक शासन व्यवस्था का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। दोस्तों अभी हम उनके न्यायिक व्यवस्था को संक्षेप में दें। दोस्तों यहाँ पे जो उनका दंड का विधान है वो अपराधों के लिए आर्थिक या शारीरिक दोनों दंड दे सकते हैं। यौन अपराधों के आरोप सिद्ध हो जाने पर दोषी को पहले तो पीड़िता के पत्नी के रूप में ग्रहण किया जाता है, और अगर दोषी इनकार करता है तो उसे देश माझी या फिर परगनेत के पास भेज दिया जाता है। जहाँ कोई विकल्प नहीं होने पर संथालों की सबसे बड़ी सज़ा बीटलाहा या सामाजिक बहिष्कार को सज़ा दी जाती है।
तो दोस्तों उनके दंड विधान को अगर देखा जाए तो मैं इस प्रकार इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया हूँ। देखिए, लुगुर, सेंद्रा या जो होता है उनका सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो अयोध्या पहाड़ या पुरुलिया में उनका स्थापित है। अभी का जो पुरुलिया क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिलता है और इसको वो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से लेते हैं। ठीक है, उसके नीचे जो है माझी न्यायालय जो है उसको सेंद्रा परिषद या शिकार परिषद बोला जाता है। और इनके अंडर देखिए 2 दंड उनका विधान है। पहला है करेला दंड और दूसरा है बिटलाहा। जो छोटे मोटे पनिशमेंट जो होते हैं वो करेला दंड के हिसाब से दिया जाता है, जो कि इसके तहत अपराधी पर 5 से लेकर 150 रुपया तक का दंड या जुर्माना लगाया जाता है। और दोस्तों बिटलाहा जो दंड होता है वो बहुत ही बड़े आकार के जो अपराध होते हैं उसके लिए दिया जाता है। बिटलाहा में व्यक्ति का पूर्ण बहिष्कार, अपमानित करना एवं तिरस्कृत कर उसे गांव समाज से निकाल देना, जो ये व्यवस्था हो सकती है। बिटलाहा के अंतर्गत प्रमुख 3 अपराधें जो हैं उनके लिए सज़ा दी जाती है। जैसे कि यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट किया हूँ, जैसे आप सेम गोत्र मैरिज जो होता है उसको मीनिंग समझ लें। जो अपने गोत्र में शादी करता है उसके लिए बिटलाहा किया जाता है। या सेक्सुअल क्राइम या यौन शोषण या यौनकृत कुछ कार्य होंगे, अपराध होंगे, उनके ऊपर बिटलाहा लगता है। या विच क्राफ्ट या डायन जो होती है, डायन प्रथा जो है उसके ऊपर अगर बिना कारण किसी को डायन बोला जाए या विच क्राफ्ट उसके ऊपर अपमानित किया जाता है उसके ऊपर ये बिटलाहा किया जाता है। तो जैसे कुंवारी लड़की के गर्भवती होने पर जोगमांझी को सबसे पहले सूचना दी जाती है, फिर पंचायत की बैठक होती है। यदि लड़की अवैध संतान के पिता का नाम पहचान बता देती है और आरोप प्रमाणित हो जाता है तो दोषी को लड़की को अपनाना पड़ता है। तो इसी तरह आपका बिटलाहा में उनके ऊपर दंड दिया जाता है। यदि किसी का नाम या पहचान लड़की नहीं बताती है तो दोष को दूर करने तथा गांव को पवित्र करने के लिए लड़की के परिवार को दंड के रूप में पूजा पाठ की सामग्री तथा भोज भात के लिए चावल, दाल, खस्सी आदि देना पड़ता है। संतान पैदा होने पर इनका नामांकन जोगमांझी के गोत्र पर किया जाता है। तो दोस्तों इसी तरह हमने शासन व्यवस्था जो है संथाल समाज में इसको अच्छी तरह से देखा और अवलोकन किया और इसका डायग्रामेटिकली एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हमने देखे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और मेरी जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इसको आप हो सके तो स्क्रीनशॉट करके अपने मोबाइल में एक फ़ोल्डर बना कर रख सकते हैं या इसको प्रिंट आउट करके अपने जहाँ पर स्टडी करते हैं वहाँ टेबल के सामने चिपका के रख सकते हैं ताकि आपको आगे जाके इसका लाभ मिले। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड मैं आशा करता हूँ आपको अगर ये वीडियो से थोड़ा भी कुछ फ़ायदा मिला है तो ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साइड में जो बेल आइकन बना हुआ है उसको दबाने ना भूलें ताकि मेरे जो भी वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले और आप इसका फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लेट्स क्रैक इट।